डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जब हम वाटर के ऊपर बात कर रहे थे, वाटर का फॉर्मूला मैंने बता दिया था H2O होता है। वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई थी। मैंने कहा था कि वाटर के अंदर हाइब्रिडेशन कितनी शो की जाती है ऑक्सीजन के द्वारा, sp3। जब भी कोई कंपाउंड sp3 हाइब्रिडेशन शो करेगा उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहाइड्रल। और टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जैसे हम टेट्राहाइड्रल ऐसी ज्योमेट्री होती है, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ। जैसे हम क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को एटम्स के ऊपर अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन तो कहां जाता है, सेंटर में। एक हाइड्रोजन इस पॉइंट पे, एक हाइड्रोजन इस पॉइंट पे, यहां पर भी एक लोन पेयर और वहां पर भी क्या जाता है, एक लोन पेयर आ जाता है। सर ये दोनों लोन पेयर्स क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर को रिपेल करना स्टार्ट करते हैं और रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल सीधा 109 डिग्री से कितना आ जाता है, 104 डिग्री 5 मिनट आ जाता है। ये आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वो थ्योरी कहती है कि लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होती है और इस रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। तो 109 डिग्री 28 मिनट से सीधा डिग्री जो कि कितने पे आ जाता है, 104 डिग्री 5 मिनट पे बॉन्ड एंगल आ जाता है। सेकेंड की अगर आप पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, ऐसा कुछ ज्योमेट्री शो की जाती है, लेकिन जब भी वाटर क्या होता है, वाटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसकी ज्योमेट्री कुछ चेंज होती है। क्या होता है उसमें बेटा, जब वाटर क्या करता है, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वाटर की काफी सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के द्वारा किसके साथ जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। मतलब एक दूसरे के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि वाटर, ठीक है ज्योमेट्री तो यही है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन शेप या स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जब वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के स्टेट में होता है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। जब भी कभी किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए या टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए, उसके जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम वाटर को किस में रख दे, फ्रीज में रख दे और उसको कूल करना स्टार्ट कर दे, ठंडा करना स्टार्ट कर दे, तो इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। अब ये अगर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं तो मॉलिक्यूल थोड़े से एक दूसरे के नजदीक आते हैं और बेटा कहते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे सारे के सारे ऑल बॉन्ड्स आर ब्रेक डाउन, सारे के सारे बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर इतने नजदीक आ जाते हैं कि केमिस्ट्री कहती है कि वाटर की जो हाईएस्ट डेंसिटी होती है वो कितने के ऊपर होती है, वाटर की जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है। सेकेंडली जब हम क्या करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस से और थोड़ा सा नीचे जाते हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के नजदीक पहुंचते हैं, तो आप सभी को पता है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आइस बनना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और आइस जब भी बनती है, आइस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल एक स्पेशल मैनर के अंदर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। अब कोई भी पूछे कि आइस के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो किस स्पेशल मैनर के अंदर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, तो केमिस्ट्री कहती है कि आइस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इस तरह से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। बेटा इसको अगर एक मिनट ध्यान से देखें तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर आप चेक करें तो आई थिंक ये ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिग जैग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को, जिग जैग स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। जिग जैग, या इसको केमिस्ट्री में जिग जैग ना बोलकर कई बार बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक क्यों बोलते हैं भैया, केज का मतलब होता है पिंजरा, मतलब पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर, पिंजरे जैसा क्या बनता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। आप देख रहे होंगे, देखिएगा कुछ तो ऐसी बार्स हैं, कुछ ऐसी रोड्स हैं और आई थिंक पिंजरे के अंदर ही कुछ ऐसा सिस्टम होता है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं केज लाइक। तो आप क्या कहेंगे, वाटर के अंदर sp3 की हाइब्रेशन होने के कारण ज्योमेट्री तो ऐसी होती है, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं वी शेप या बेंड शेप, बॉन्ड एंगल होते हैं 104 डिग्री 5 मिनट। बट जब वाटर के काफी सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो लिक्विड की फॉर्म में तो ये ऐसे ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के द्वारा अरेंज्ड होते हैं, बट जब वाटर जो लिक्विड की फॉर्म में उसको कूल करना स्टार्ट करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड सारे के सारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और बेटा यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे ऑल द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रेक डाउन। एंड केमिस्ट्री में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ किस टेंपरेचर पे वाटर हाईएस्ट डेंसिटी शो करता है, तो यू कैन से दैट एट 4 डिग्री सेल्सियस ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रेक डाउन, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दैट्स व्हाई देयर डेंसिटी इज हाईएस्ट। जबकि जैसे हम टेंपरेचर क्या करते हैं, 4 से 0 पे लेके जाते हैं, दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होते हैं और किस फॉर्म में आ जाते हैं, केज के फॉर्म में आ जाते हैं। जो आपको केज में बीच में क्या दिखाई दे रहा है, आपको आई थिंक इन बार्स के बीच में यहां स्पेस दिखाई दे रहा होगा, इस स्पेस के बीच में क्या आ जाती है बेटा, एयर की मॉलिक्यूल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, एयर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। तो तुमने सुना होगा कि बर्फ अंदर से थोथी होती है, ये वर्डिंग आपने कहीं सुनी होगी। एक्चुअली थोथी का मतलब ये है कि जब आइस जमना स्टार्ट होती है तो आइस के अंदर क्या आ जाते हैं बेटा, एयर अपना स्पेस क्या कर लेती है, ऑक्युपाई कर लेती है। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम क्या करें, एक गिलास लें, उस गिलास के अंदर क्या कर लें, पानी को भर लें और उसको फ्रिज में जमाने के लिए क्या कर दें, रख दें। तो क्रिस्टल में आफ्टर
आफ्टर फ्रीजिंग ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ वाटर इज राइजेस और डाउन। आप ये बताइएगा कि जो वाटर का लेवल है ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर लेवल क्या रहेगा, एक ही जगह रहेगा। अब भाई सिंपल सी बात है, जब भी वाटर लिक्विड की फॉर्म में होता है उसको कूल डाउन करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, सारे एटम मोल टूट जाते हैं एंड डेंसिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं बेटा, वापस मॉलिक्यूल रीअरेंज होते हैं और कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इन स्पेसेस के अंदर एयर आ जाती है। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एयर घुसने की कोशिश कर रही है, तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो लेवल क्या जाएगा, हमेशा ऊपर आएगा। आपने कई बार आइस ट्रे के अंदर आइस क्यूब जमाई होंगी, तो आइस क्यूब्स में आप पानी क्या करते हैं, लेवल तक भर के रखते हैं, और जब उसको वापस निकालते हैं तो आई थिंक ऊपर तक क्या होती है, आइस जमी रहती है। या आप जिस बाउल के अंदर आइस जमाते हैं उसमें देखा होगा आपने, आइस ऊपर तक आ जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है, यही रीजन है कि एयर क्या करती है, इस केज़ाइक स्ट्रक्चर के स्पेसेस को कवर कर लेती है और एयर अंदर आने की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा इस चीज का एक और कारण है, आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो एयर अंदर आ रही है तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी। पहले ओनली वाटर था, अब एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया तो वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और आपने सुना होगा जिसकी डेंसिटी कम वो चीज क्या करती है, ऊपर तैरती है। इसका मतलब आइस के अंदर एयर आ जाती है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, इट मींस डेंसिटी कम। और अगर आइस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम तो आइस क्या करती है, लिक्विड का मतलब वाटर के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। तो यू कैन से दैट द आइस इज फ्लोट ऑन वाटर, आइस क्या करती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, यही कारण होता है मेन। देखिएगा स्टूडेंट, अगला टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको अच्छी तरह से पता है, क्या है ये, कलरलेस है, कोई सा कलर नहीं होता। क्या है ये, ऑर्डरलेस, इसकी ऐसी कोई गंध भी नहीं होती तो ऑर्डरलेस होता है। इसका कोई टेस्ट नहीं होता। कुछ स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर रेवाड़ी का पानी तो खारा है, तो भैया उसमें जो सोल्ट प्रेजेंट है उनका टेस्ट है, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल कहीं पे सोल्ट ज्यादा होते हैं तो टेस्ट क्या हो जाता है, सोल्टी हो जाता है। कहीं पे सोल्ट कम मात्रा में डिजोल्व होते हैं तो इतना ज्यादा सोल्टी नहीं होता वाटर। तो आप ये कहेंगे कि जो टेस्ट है वो उसके अंदर जो सोल्ट डिजोल्व है या मिनरल्स डिजोल्व है उनकी वजह से टेस्ट शो होता है। तो आप ये कहेंगे वाटर क्या होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। सेकंड, वाटर की जो डेंसिटी है वो नियर अबाउट 1 ग्राम पर ml की समथिंग वाटर की क्या मानी गई है, डेंसिटी मानी गई है। हाँ मैं मानता हूँ ये डेंसिटी क्या करती है, वेरी करती है। वेरी का मतलब अगर किसी में ज्यादा सोल्ट है तो डेंसिटी कुछ और, किसी में सोल्ट कम है तो डेंसिटी कम, तो डेंसिटी वेरी करती है। लेकिन अगर प्योर वाटर की बात करें, कभी न्यूमेरिकल में यूज करने का मतलब पड़े तो आप वाटर की डेंसिटी कितनी लेके चलेंगे, 1 ग्राम पर ml की समथिंग वाटर की डेंसिटी लेके चलेंगे। एक वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट काफी हाई होती है, ठीक है। वाटर की लेटेंट हीट भी क्या होती है, काफी हाई होती है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट, वाटर की लेटेंट हीट और वाटर की क्या होती है बेटा, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये तीन प्रॉपर्टी होती है। तो स्पेसिफिक हीट, एक लेटेंट हीट और एक होती है हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये वाटर की क्या होती है, काफी हाई होती है। इसी की वजह से हमारी लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो अब कोई पूछेगी इसकी वजह से हमारी लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, तो देखिएगा हर लिविंग बीइंग को अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा चला गया तो भी प्रॉब्लम, और टेम्परेचर नीचे आ गया तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि गर्मियों में देखा होगा आपके घर में जो अगर पपीज है, डॉगीज है गली वगैरह में, देखा होगा वो अपना मुंह खोलते हैं, जीभ को बाहर निकालते हैं और हाफने लग जाते हैं गर्मियों में, क्योंकि वो उनकी प्रोसेस है उनकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन करने की। लेकिन सर्दियों में कभी तुमने कोई पप्पी या कोई डॉगी देखा है जो मुंह को खोल के जीभ को बाहर निकाल के हाफने लग रहा हो? आई थिंक आपने नहीं नोट किया होगा, क्योंकि उनका सर्दियों में टेम्परेचर इतना कम है, उनको टेम्परेचर अपना मेंटेन करना है। गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो डाउन करने के लिए या तो क्या करते हैं, पानी में नहाने की कोशिश करते हैं, फिर उनका सेकंड प्रोसेस वही है, जीभ को बाहर निकालो, हाफने लग जाओ, टेम्परेचर उनका मेंटेन हो जाता है। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, आई थिंक जीभ को बाहर नहीं निकालता होगा, हाफता भी नहीं होगा, तो फिर ह्यूमन बीइंग क्या करता है, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक प्रोसेस ही होती है कि उसकी बॉडी के अंदर से स्वीट स्वीट का मतलब होता है पसीना बाहर निकलता है, ठीक है। अब उसकी बॉडी के अंदर से अगर पसीना बाहर निकलता है तो पसीना क्या होता है, एवापोरेट होता है। और आपने सुना होगा 10th या 9th क्लास में एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, एवापोरेशन की वजह से कोई भी चीज क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, मतलब ठंडी हो जाती है। अब सोच के देखो भैया, टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, मैंने सुना 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए इतना। लेकिन गर्मियों में सपोज करो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, हम बाहर जा रहे हैं लू वगैरह के अंदर, ज्यादा हाई टेम्परेचर, धूप में बैठे हुए हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट कर देगा। अगर ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो हमारी में एक प्रॉब्लम होगी, दैट इज हीट स्ट्रोक। और उस हीट स्ट्रोक को हिंदी में बोलते हैं लू लगना, तो हीट स्ट्रोक नाम की एक प्रॉब्लम होगी।
और उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए क्या करेगी, बॉडी बेटा पसीने को बॉडी से बाहर निकालेगी। अब जैसे ही पसीना बाहर आएगा वो क्या होगा, इवापोरेशन की वजह से उड़ेगा। और केमिस्ट्री में तुमने 9th 10th क्लास में पढ़ रखा है, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवापोरेशन की वजह से कोई भी चीज ठंडी हो जाएगी और ठंडी होने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिर क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज चलती रहे, यही चीज चलती रहने का मतलब है कि अगर हम धूप में बैठे हैं या धूप में कुछ काम कर रहे हैं, बॉडी लगातार पसीने को बाहर निकाल रही है, ठंडा हो रही है, फिर पसीने को बाहर निकाल रही है, ठंडा हो रही है, एक ऐसा टाइम भी आएगा ना जब हमारी बॉडी के अंदर पानी का अमाउंट कम हो जाएगा। और अगर हमारी बॉडी में पानी का अमाउंट कम हो गया तो सिंपल सी बात है, बॉडी पसीने को आउट नहीं कर पाएगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर लगातार राइज होता जाएगा, हमारा ब्लड जम जाएगा। दैट इज कोएगुलेशन बोलते हैं इस चीज को। जैसे अंडे को रख देते हैं ना, गर्म पानी में अंडा जम जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, वैसे हमारे ब्लड में भी प्रोटीन होते हैं अंडे की तरह, हमारा ब्लड भी कोगुलेट हो जाएगा, जम जाएगा हमारा ब्लड, जिसको हीट स्ट्रोक या लू लगना बोल सकते हैं हम। तो उससे हमारी डेथ श्योर है। तो इसे बचाने के लिए हम वाटर की क्या होती है, हीट ऑफ वेपरेशन हाई होती है। अब हीट ऑफ वेपरेशन का मतलब क्या है कि इसको वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत होती है। अब जैसे हमारी बॉडी से पसीना बाहर निकला, हीट ऑफ वेपरेशन हाई है, तो पसीना मतलब पानी को, वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। वो हीट कहां से लेगा, बॉडी से हीट ले लेगा, बॉडी क्या हो जाएगी, ठंडी। तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या होता है बेटा, वाटर वर्क करता है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट या कहेंगे हीट ऑफ वेपरेशन, तीनों जनरली कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज को सिग्निफाई करती है कि वाटर की तीन प्रॉपर्टीज की वजह से हमारी लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। चौथी केमिस्ट्री कहती है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो काफी हाई होता है, मेरे अकॉर्डिंग 81 के समथिंग है शायद कुछ। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफी हाई होता है। इस डाटा को एक बार आप डेटा को चेक कर लेना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी हाई है। और केमिस्ट्री कहती है जिस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हो वो किसकी तरह काम करता है, एक अच्छे सोलवेंट की तरह काम करता है। अब आपने पढ़ा होगा सोलवेंट क्या होता है, जिस चीज में कोई चीज डिसोल्व हो जाए दैट इज सोलवेंट। अब हम हमारी किचन में तुम्हारी मदर किसी भी चीज को डिसोल्व करने के लिए किसका इस्तेमाल करती है, आई थिंक 90% चीजों में किसका इस्तेमाल करती है, वाटर का इस्तेमाल करती है, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से इसकी सोलबिलिटी ज्यादा होती है, किसी भी चीज को अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है, और जो किसी भी चीज को अपने अंदर डिसोल्व करे दैट इज सोलवेंट। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वाटर किसकी तरह काम करता है, एक अच्छे सोलवेंट की तरह काम करता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज है, बाकी आप चाहें तो देख सकते हैं।